नमस्कार साथियों, आज से हम लोग मेंस में निबंध कैसे लिखना है। और ये तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं कि निबंध कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट कैसे डालेंगे, कितने पैराग्राफ का होना चाहिए, कितने शब्दों का होना चाहिए। अगर वो आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर के देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से मेंस में निबंध को लिखना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, उसमें हम लोग समझ चुके हैं। तो आज का वीडियो के माध्यम से हम लोग एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। मेंस का जिन लोगों का ये पहली बार मेंस है, अगर वो मेंस देते हैं तो उनको कॉपी किस तरह का मिलेगा, कैसे लिखना होगा। अभी आप लोग जो प्रैक्टिस करते होंगे मेंस लिखने का, तो सादा पेज पर, सादा कॉपी, गणित की कॉपी पर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। सादा पेज पर इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि मेंस जब आप लिखने जाएंगे, हम भी जब भी मेंस लिखे, चाहे यूपीएससी का हमने लिखा या बीपीएससी का लिखा, तो मेंस हमने जब भी लिखा तो उसमें जो कॉपी मिलती है उसका एक फॉर्मेट सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पहले उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे उसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो आप इसको समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार का एक आपका कॉपी होगा और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपका एक बुकलेट मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा। और इस आंसर शीट पर जो है लगभग आप देखेंगे इस प्रकार से बीपीएससी का अपना जो दिया रहता है, हालांकि ये दुकान मार्केट से खरीदा हुआ है, बीपीएससी मेंस का प्रैक्टिस बुकलेट यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया रहता है मीडियम, आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, आप मीडियम भरेंगे। डेट उस दिन का देंगे, पेपर जो है सब्जेक्ट जो है वो आप देंगे। नीचे सीरियल नंबर तो आपको मिलता ही है, मीडियम और डेट, फिर सब्जेक्ट, सिग्नेचर यहाँ पे होता है। उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही आप पेज को टर्न कीजिएगा तो इस प्रकार से सादा पेज आपका शुरू हो जाता है। और ये मार्जिन इसलिए दिया हुआ रहता है, यानी ना आपको इधर लिखना है, ना इधर, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं नहीं लिखना है, और आपको इसी दायरे में, इसी बीच में आपको लिखना है। और इसी प्रकार के बुकलेट मिलेंगे जिसमें आपको तीनों खंड से निबंध आपको लिख देना होगा, प्रत्येक खंड से एक एक निबंध को। तो इसी प्रकार से सादा मिलेगा। इधर भी देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्नों की संख्या दीजिए, यानी कि किस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं उस प्रश्न का यहाँ पर नंबरिंग आपको देना होगा। इधर कर रहा है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन मार्जिन, मतलब परीक्षार्थी को कहा गया है कि आपको इधर मार्जिन में नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना, आपको जब भी लिखना होगा इस सेंटर वाले जो पेज आपको दिख रहा है इसी में लिखना होगा। तो चलिए बिना विलंब किए तो आप समझ गए होंगे। और लास्ट में जो है आपका जो है सादा पेज होगा, इतना आपको पेज मिलता है लगभग। तो आप इसके माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि आपको मेंस में किस प्रकार का कॉपी मिलेगा। जो सब्जेक्टिव यानी कि लिखित लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है मेंस ऑप्शनल पेपर में, जैसे कि आपका जो भी है वो ऑब्जेक्टिव होगा आपका। तो अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। अब पूरा वीडियो के माध्यम से पहले एक प्रश्न को समझ लेते, फिर आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक बुक बताएंगे जिसके माध्यम से आप घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो बुक आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि निबंध 3 पार्ट में पूछा जाता है, एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग देखे थे कि उसमें 4 आपके लिए उसमें प्रश्न दिए रहते हैं, चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना रहता है। और वह जो निबंध तीसरे खंड का होगा, या भोजपुरी से कहावत से होगा, या मैथिली का होगा, या मगही का होगा। तो आज उसी तरह से जो प्रश्न पूछा जा चुका है उससे एक हम लोग प्रश्न को उठाते हैं और इसका हम लोग कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग के सामने एक प्रश्न है कि मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, यानी इस पर आपको निबंध लिखना है। ऐसा ना कीजिएगा आप मूस पर लिख दीजिएगा, चूहा पर लिख दीजिएगा निबंध। ये कथन दिया हुआ है और इस कथन की व्याख्या कैसे करेंगे देखिएगा कि व्याख्या करते करते हम लोग कहां से कहां पहुंचेंगे।
सबसे पहले हम बताए थे पिछले वीडियो में, फिर एक बार आपको बोलते हैं कि यदि वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसको जरूर देखिए। लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो, जितने भी प्रश्न का अभ्यास आपको हम कराएं, वो आपके पास पहुंचे धीरे धीरे, ठीक है। और आपके पास जब पहुंचेगा हमारा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, और नोटिफिकेशन जाएगा तभी आपको नया वीडियो के बारे में आपको मिलेगा, नहीं तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। उससे आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो हमारा कथन है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, इस कथन की व्याख्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें बताए थे कि पहले करना क्या है कि कोई भी कथन दिया हो, निबंध लिखना हो, तो सबसे पहले उसके अर्थ, परिचय में क्या करेंगे, परिचय में उसके अर्थ और तात्पर्य, दोनों चीज, अर्थ और तात्पर्य दोनों को पहले सबसे पहले हम लोग समझाएंगे कि इस कथन का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। जैसे कहा जाता है कि मूस जो एक छोटा जीव है, पहले साधारण वे में समझते हैं, फिर आपको कैसे आपको लिखना है, शब्द का कलेक्शन कैसे करना है बताते हैं आपको। कि मूस जो एक जीव है, कहा जा रहा है कि वो मोटा हो करके लोढ़ा के समान हो जाता है, लेकिन यहां पर लेकिन छिपा हुआ है, वो ना हाथी की तरह हो सकता है, ना घोड़ा की तरह युद्ध करने के लिए ना आपको उपयोग में आ सकता है। यानी वह सिर्फ अपने लिए भोजन को संजो करके, एकत्रित करके रख सकता है और खा सकता है, फिर लास्ट में उसको मर जाना है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह प्रश्न को अब देखिए, तात्पर्य अर्थ किस वे में आप ले सकते हैं, इसका वे आप कई तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से पूछने का प्रयास किया गया है कि आपकी सोच क्या है। मूस यहां पर ये छोटे जीव को लेने का तात्पर्य है कि किसी नीच, छोटे को दर्शाना। नीच कौन होता है? जैसे समाज में बहुत सारी भेदभावनाएं हैं, उन भेदभावनाओं को भी अगर थोड़ा देर के लिए अगर मान करके चलते हैं, हालांकि भेदभावना समाज में नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी, इसका हम विरोध करते हैं, तो एक छोटा जीव को लाने के लिए आखिर इस कहावत का उद्देश्य यही है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह आर्थिक रूप से निम्न हो, सामाजिक रूप से निम्न हो, शारीरिक रूप से निम्न हो, यानी निम्न वर्ग का व्यक्ति, इसका अर्थ अगर लाख प्रयास कर ले तो समाज के उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता है, उतनी ऊंचाइयों के पास वो नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब अगर कहा जाए तो यही है। तो क्या अगर इस चीज को लिख देंगे तो क्या आपको नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग अलग, यानी दिमाग को सर्च इंजन की तरह, गूगल की तरह काम करना पड़ेगा कि कैसे इस प्रश्न का हल करें। तो देखते हैं कि कैसे। अब आपको देखिए, हम प्रश्न लिख करके भी रेडी किए हुए हैं आप लोगों के लिए, कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो जाए, उसका हम लिख करके भी हम आप लोगों को रेडी किए हुए हैं कि आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। थोड़ी व्याख्या को ध्यान से आप सुनेंगे, कॉपी पेन है तो उसको निकाल कर आप नोट भी कर सकते हैं। परिचय देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि परिचय आपको लिखना है। परिचय में क्या होना चाहिए? कथन का अर्थ होना चाहिए, और अर्थ का तात्पर्य क्या है, समाज से किस प्रकार से, इतना ही बात आपको लिखना है। किस चीज में? परिचय में लिखना है। फिर परिचय के बाद क्या होता है? परिचय के बाद आपको शुरू करना पड़ेगा विश्लेषण, और विश्लेषण आप 2-3 भाग में भी दे सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले परिचय देखते हैं कि परिचय, इसको हम लोग किस प्रकार से समाज से जोड़ सकते हैं। हमने लिखा है यहां पर कि यह लोकोक्ति, ये क्या है? लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। लोकोक्ति, लोक में कहे जाने वाली उक्ति, कथन, लोकोक्ति। यानी यह लोकोक्ति बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहां चूहे की संज्ञा किसी निम्न अथवा गरीब वर्ग के व्यक्ति अथवा पिछड़े समाज या अविकसित देश से कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने कैसे बताया कि निम्न अथवा गरीब वर्ग, व्यक्ति या समाज के पिछड़े अविकसित देश को भी, यानी जो पिछले स्तर पर अभी देश चल रहा है, बहुत अभी पीछे चल रहा है देश, विकासशील नहीं है, विकसित नहीं है, वैसे देश को भी तुलना कर सकते हैं चूहे से हम लोग। इस आधार पर इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि
कि गरीब अथवा निम्न वर्ग का हो व्यक्ति, चाहे गरीब अथवा निम्न वर्ग का व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वह कभी भी उच्च वर्ग में शामिल नहीं हो सकता। समझिएगा बात को ध्यान पे। नेक्स्ट बात जो है आपको तुरंत इस चीज का निचोड़ यानी व्याख्या करेगा और कहना है इसमें कि हाँ इतना जरूर होगा, यानी वह निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में शामिल नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि वह बहुत धन अर्जित कर ले, बहुत सारा धन अर्जित कर सकता है, अमीर बन जाए, लेकिन वह फिर भी वह उच्च वर्ग का व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। अर्थात वह जिस स्थिति में निम्न है वह उस स्थिति में कभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सकता। जिस स्थिति का मतलब है सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नहीं आ सकता। इसका अर्थ यह है, विश्लेषण नहीं है, इसको विश्लेषण नहीं करेंगे, इसका हम लोग इस कथन का तात्पर्य हमने निकाला। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी कथन का हम लोग जब विश्लेषण करेंगे तो उसको समाज से, देश से, आसपास से उसको कैसे जोड़ेंगे, अपने जीवन से कैसे जोड़ेंगे। तब पहले व्यक्ति कह करके हमने जीवन से जोड़ दिया, देश कह करके हमने समाज से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए विश्लेषण पर आते हैं। लेकिन इतना तो अर्थ हुआ, क्या यह सही है? एक सिविल सेवक एक कमीशन के विद्यार्थी को क्या सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ बता दे तो क्या यह सही है? सिर्फ अर्थ बताना ही संभव नहीं है, अर्थ बता देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। किस अर्थ में? तो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, देश स्तर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्तर पर। आप चाहे देखिए एक चूहा से शुरू होता है ये कहावत, देखिए कहां से कहां तक लेकर हम लोग चलते हैं कि इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अब विश्लेषण करते हैं कि हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण है कि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि कालिदास शुरुआत से बहुत मूर्ख थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं थे, मूर्ख भी थे, उनको ज्ञान भी नहीं था। लेकिन वो देखिएगा कि होता क्या है कि आगे चल करके इतने विद्वान हो जाते। देखते हो आप कालिदास की आप लोग कहानी पढ़े होंगे, उनके बारे में जीवनी परिचय पढ़े होंगे। कालिदास के बारे में कहा गया है कि जिस किसी पेड़ के डाली पर बैठ करके उसी डाली को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। सोचिए कि कितने मूर्ख व्यक्ति थे। लेकिन वह बाद में देखिएगा उनका विवाह होता है, कुछ ब्राह्मण जाकर के उनके विवाह कराते हैं, सांकेतिक भाषा में जवाब देना होता है, ये कहानी आप सुने होंगे। तो एक मूर्ख व्यक्ति जो युवा था, मूर्ख था, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आप देखते हैं कि वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना उन्होंने किया। रघुवंशम महाकाव्य, पूरा रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए। आप देखे होंगे कि उसमें पूरा 18 सर्गों में रघुवंशम महाकाव्य लिख दिया उन्होंने। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का चरित्र चित्रण उन्होंने किया है। मेघदूतम में देखिएगा कि आपका मेघ को दूत बनाकर किस प्रकार से उसमें, यानी कालिदास की कृति, यानी वह मूर्ख व्यक्ति, यानी मूर्ख निम्न कहा जाए, शिक्षा के मामला में जो निम्न थे वह है। इसलिए कहा कि करत करत अभयास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये कथन किसी विद्वान ने अगर कहा है तो गलत नहीं कहा है, वो मूर्ख थे। लेकिन अभ्यास, कार्य करने की शैली, निरंतर अभ्यास जो होता है उनको एक महान कवि के रूप में प्रदर्शित करता है। आज कालिदास को हम लोग क्या करते हैं, कहा जाता है कि भारत के शेक्सपियर की संज्ञा उनको हम लोग देते हैं, महाकवि कहते हैं, महाकवि कालिदास कहते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि अभी कथन क्या कह रहा था, कथन कह रहा है कि मूस जो होता है, अभी हम लोग इसका अर्थ निकाले कि निम्न वर्ग का व्यक्ति वो उच्च स्तर पर नहीं जा सकता है। लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से आप आयोग को समझा दिए कि नहीं, एक उदाहरण आपका जीवंत है जो आप देख सकते हैं, कालिदास को देख सकते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति जो युवा अवस्था तक मूर्ख रहा हो और इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना उन्होंने कर दिया। तो एक उदाहरण इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और जैसे कि अभी बताए, कोई एक पुस्तक की नाम आप उनका लिख देंगे कि जैसे कि कालिदास जिनके विषय में प्रचलित तथ्य है कि वह बचपन से ही मूर्ख थे, किंतु उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान रचनाएं की। इस संदर्भ में हिंदी के प्रसिद्ध
रीतिकालीन, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो अगर जानकारी नहीं तो छोड़ सकते हैं। नीतिकार कवि वृंद द्वारा रचित सूक्ति अर्थ प्रदर्शित करती है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। कथन को आप वहां दे सकते हैं, फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे। अब कैसे करेंगे तो देखिए, इसलिए किसी भी व्यक्ति, हालांकि यहां से क्या हुआ, ये जो कथन हम लोग दिए उससे रिजल्ट निकल के आया कि मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर, अभ्यास करने पर निम्न व्यक्ति भी उच्च स्थान पर जा सकता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति, वर्ग, समाज, देश को कम आंकना जो होता है कभी तार्किक नहीं हो सकता है। यह उदाहरण से स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को उसको कम आंकना यह तार्किक नहीं हो सकता है। इस लोकोक्ति को यदि आज के संदर्भ में देखा जाए, वर्तमान की स्थिति में देखा जाए, तो हमारा देश आज भी एक परतंत्र देश होता यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला होता। वे सिर्फ इस बात की चिंता करते कि अंग्रेज हमसे मजबूत हैं। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी अगर ये सोच करके बैठ जाते कि ब्रिटिश वाले, इंग्लैंड वाले, पुर्तगाल वाले हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, पूरी तरह से हर चीज के मामला में वो हमसे आगे हैं, वो हाथ पर हाथ धर के बैठे होते, तो आज हम लोग स्वतंत्र नहीं होते। यानी उनका परिश्रम, एक उदाहरण आप इतिहास से भी आप यहां पे दे रहे हैं कथन के माध्यम से। फिर करें कि वे सिर्फ आशंकित रहते कि यदि हम सफल नहीं हुए तो शायद हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं होती। हालांकि कुछ छोटी मोटी कमियों की वजह से भले ही हम आजादी की पहली लड़ाई हार गए थे, कौन सी 57 की लड़ाई हार गए, लेकिन इसके बावजूद हम निराश नहीं हुए और इसी कारण हम एक आजाद भारत के स्वप्न को साकार कर सके। आज हम जिस आजाद भारत में रह रहे हैं वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपनी आजादी के प्रति आशावान थे। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आशा थी कि हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, कई लोग फांसी पर चढ़ गए, आप इतिहास पढ़े होंगे, और उनको आशा थी कि एक ना एक दिन हम लोग इन, और कहा जाए पुर्तगालियों से, इंग्लैंड वासियों से, ब्रिटेन वासियों से हम लोग आजादी लेकर के ही मानेंगे। और देखिए, आशा था तभी आज हम लोग आजादी का जश्न मना करके और स्वतंत्रता पूर्वक अपने भारत में रह रहे हैं। आजाद होने के बाद भी, अब देखिए पैराग्राफ चेंज करना होगा, थोड़ा सा टॉपिक यहां पे चेंज करेंगे कि टॉपिक जैसे ही चेंज होगा तो थोड़ा सा पैराग्राफ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे टॉपिक पर हम लोग जा रहे हैं। आजाद होने के बाद भी भारत के समक्ष कई चुनौतियां विकराल रूप से मुंह बाए खड़ी थी। मतलब आजादी तो हो गया था, लेकिन कई समस्याएं थी जिनका समाधान अत्यंत कठिन था, किंतु हम तब भी निराश नहीं हुए और उनका डटकर सामना किया। आशा की ही वजह से आज हम तकनीकी क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। देखिए कैसे टॉपिक को चेंज किया जाता है। अब तकनीकी यानी अब देखिए इतिहास से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आज जो है हम लोग तकनीकी क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। कैसे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से लेकर गगनयान तक का सफर हम इसी दम पर तय कर पाए हैं कि हम सब कुछ कर सकने में सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। वह दौर जबकि विश्व के विभिन्न देश अपना परमाणु कार्यक्रम वर्ष 1932 के ही दौरान शुरू कर चुके थे, उस दौर में भी जबकि हम अपना परमाणु कार्यक्रम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव था। 1932 का समय था, भारत के पास उतनी संपत्ति नहीं थी और भारत के लोग, भारत के साइंटिस्ट लोग चाह करके भी गगनयान, अंतरिक्ष में सैटेलाइट नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि हम लोग के पास उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। उत्सुकता थी तभी आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि 1932 के दौरान की बात करें तो फिर इसके पॉइंट हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि हम यही सोचते रहते। आज देखिएगा कि 1932 के दौरान शुरू कर चुके थे, उस दौर में भी जबकि हम अपना परमाणु कार्यक्रम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव था। हम यही सोचते रहते कि क्या ही कर लेंगे तो शायद आज हमारा देश परमाणु संपन्न नहीं होता। सिर्फ ये छोड़ देते कि हम लोग से बस की बात नहीं है, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हमसे हो ही क्या सकता है, तो आज हम लोग परमाणु से हम लोग कहा जाए स्ट्रांग नहीं होते।
इसके अतिरिक्त यदि हम सिर्फ इस लोकोक्ति के ही तरीके से सोचते रहते, निराश ही रहते, तो आज हमारा अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम भी नहीं होता। आज हम विभिन्न देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भी नहीं कर रहे होते। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 के दौरान भारत ने अपने तथा विश्व के अन्य देशों के तकरीबन 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा था। आज हम अमेरिका के लगभग 231, सिंगापुर के 13 और यूनाइटेड किंगडम के जैसे देशों के लगभग 86 और विश्व के लगभग 424 उपग्रहों के साथ ही चंद्रयान 3 का भी सफल प्रक्षेपण कर चुके हैं। अगर हमारे भारत के साइंटिस्ट लोग अगर ये सोच करके बैठे होते कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं, तो आज चंद्रयान 3 सफल परीक्षण नहीं हो पाता। आज चंद्रयान 3 वहां पहुंचा तो यहां के भारत के उन वीर वैज्ञानिकों की बात अगर कहें, उन्होंने एक बार जब देखे होंगे आप वीडियो में, न्यूज में आया था कि चंद्रयान 2 जब भेजा गया था जो सफल नहीं हो पाया, उस समय हमारे वैज्ञानिक लोग कितने हतोत्साहित थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इतना पैसा मेरा बर्बाद कर दिए, क्या कर दिए। एक बार उन्होंने जाकर बल्कि पीठ थपथपाया कि जो कोई नहीं कर पाए आप तो वो कर चुके हैं, अगला प्रयास कीजिए। इसीलिए घर के बच्चे भी यदि किसी क्षेत्र में यदि जाना चाहते, उनकी उत्सुकता है, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसको उस क्षेत्र में भेजिए। सही मार्ग होना चाहिए और उसको भेजिए, क्योंकि वह सफल अवश्य होगा। अगर वह निराश हो जाता है, परीक्षा में अगर फेल भी, गार्जियन भी अगर सुन रहे होंगे उनके लिए भी है कि अगर निराश हो जाता है, छोड़ने, जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए। स्वयं हम आपके सामने खड़े हैं, मेंस लिख करके, इंटरव्यू दे करके आज आपके सामने खड़े हैं। निराश नहीं होना चाहिए, आप दूसरे क्षेत्र में लगिए। तो अब देखिए, ये हम लोग देखिए कि एक चूहा से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक हम लोग पहुंच गए उदाहरण के माध्यम से। इसी को कहते हैं विश्लेषण करना। और देखिएगा हम लोग इसमें करेंगे क्या, अब क्या करना होगा, बहुत ज्यादा परिचय होगा क्योंकि आपको समय भी कम मिलेगा। तो समय कम मिलेगा तो आपको जल्दी से उसका निष्कर्ष भी लिखना होगा। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अब देखिए थोड़ा सा निष्कर्ष कि निष्कर्षतः किसी कार्य को सिर्फ इस आधार पर नकार देना कि इससे क्या ही होगा, यह कार्य इतना सफल होगा, बाकी असफलता ही हाथ लगी, यह किसी प्रकार से तर्कसंगत नहीं कहा जाना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा का पूर्ण होना अथवा उसका अपूर्ण रह जाना किसी भी प्रकार से निराशा की बात नहीं है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा इस आशावान रहना चाहिए कि आशा ही जीवन का आधार है। आशा है तो सब कुछ है, क्योंकि गीता का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगतो कर्मणि। इसको आप उदाहरण के रूप में लास्ट में आप लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, इसमें हमने जो डेटा बताया कि किस देश का कौन कितने सैटेलाइट छोड़ेगा, अगर डेटा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सिर्फ बिना डेटा उठाए जो याद है ना, चंद्रयान 3 याद है ना, उसको ही लिख करके निपटाइए कि हम लोग उस क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़े। जब किसी चीज का अगर डेटा नहीं हो तो ऊपर ऊपर उस बात को लिख करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितना गहराई में जाइएगा, अगर इसके पीछे मत भागिएगा कि कितना अंतरिक्ष यान छोड़ा गया, किसके पास कितने सैटेलाइट छोड़े गए, इस पर विशेष ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद है तो इस पर याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से चीजों को उठाइए, क्योंकि अब समय कम है आपके पास मेंस देने में, इसलिए डेटा याद करने के चक्कर में मत पड़िए। ऊपर ऊपर बातों को लिख करके विश्लेषण करके बस आप वहां से निकल जाइए। यानी कि आपका परिचय और निष्कर्ष, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप रिजल्ट क्या देते हैं। देखिए यहां पर कल्पना किया गया, यानी कहावत लोकोक्ति जो है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई, यानी कहने का मतलब मुझ से कल्पना की गई कि कोई निम्न व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने देखिएगा कि उदाहरण के माध्यम से समझा दिया कि एक निम्न, यानी अगर भारत जब गुलाम था तो अगर मानिए तो ब्रिटिश शासकों के सामने निम्न ही था। यहाँ लोगों की शिक्षा का अभाव था, उतने लोग उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन जितने लोग शिक्षित थे आज हमारे देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं कि आज ब्रिटेन वाले ही हम लोग से सीखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक देखे होंगे, वो भारत के ही थे, वहां के प्रधानमंत्री बने। तो इन सभी चीजों से आज देखिए भारत गुलाम था,
कहावत है, कह सकते हैं कि कभी उसको हम लोग भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव की स्थिति कभी भी, यानी समय कभी भी परिवर्तित हो सकता है। समय परिवर्तित होने पर हमेशा अडिग होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विषय पर नए नए प्रश्न भी आप लोग को देंगे और प्रश्न के माध्यम से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग खंड 3 का, खंड 1 और खंड 2 का भी एक एक प्रश्न समझेंगे। उसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी देंगे जिस पर आप अभ्यास करना चाहे तो अभ्यास कर सकते हैं। और लास्ट में करेंगे क्या कि आपको एक ऐसा परिचय लिखने के लिए बताएंगे, किसी भी निबंध का परिचय कैसे लिखना होगा। परिचय ऐसा लिखेंगे कि किसी भी प्रकार का निबंध आए तो उसमें आप उसको कोट कर सकते हैं। कुछ लाइन सेंटेंस आपको ऐसा देंगे। विश्लेषण तो आपको करना होगा और निष्कर्ष, मुख्य रूप से हमने क्या बताया, परिचय और निष्कर्ष पर ध्यान देना होगा। निष्कर्ष और परिचय ऐसा बताएं कि लगभग आप कहावतों के लोकोक्तियों में यदि आप उदाहरण के रूप में उसमें भूमिका बनाना चाहते हैं, परिचय देना चाहते हैं, निष्कर्ष लिखना चाहते हैं, लगभग वही सेट होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं।